हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू क्लाउडेमी आईएएस। तो जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे विजन आईएएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इसमें का ये पॉलिटी सेक्शन की जो पॉलिटी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज नंबर 1। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। इसमें 1 से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए हैं और ये 51 से 100 तक इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, ये तो आप लोगों को पता है। साथ ही हिंदी मीडियम के लिए भी बेटर सोर्स है, जो है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, अपने जो है जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसको कैसे उससे कैसे जांचें अपने आप को। तो ये टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और अपना टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी देख सकते हैं। तो इससे आपकी जो है पढ़ाई और भी अच्छी हो जाएगी और इम्प्रूवमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन वाइज और ऑप्शन जो रहेंगे ना, तो 1 बाय 1 करके उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए और वीडियो लाइक भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, और आगे मैं डिस्कस करूँ इसके लिए भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे तो इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, जब आपके सामने होंगे तो आप इसको बेटर तरीके से इसमें जो है अपना उसमें इनपुट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि संविधान में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आरंभ किया जा सकता है। तो नहीं, ये गलत है। संविधान संशोधन में जो संशोधन किए जाते हैं उसमें पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड है कि सभी संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो ये देखो सभी ऑप्शन में जो आ गया तो उसमें पहले ही समझ जाना चाहिए न कुछ इसमें फॉल है। ठीक है, तो सभी में ऐसा नहीं होता है। कुछ होते हैं जो संविधान संशोधन जैसे नागरिकता से संबंधित होता है, उसको साधारण मेजोरिटी से जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जो होते हैं अदर संशोधन, कुछ विशेष बहुमत से भी उनका संशोधन होता है, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत होते हैं। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत हैं इसमें, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 52nd क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत की संविधान सभा में अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये देखो जो प्राधिकार प्राप्त करता है जो कहा गया है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। इसमें देखो क्या होता है, जो प्राधिकार प्राप्त करता है जो हमारा, वो हम भारत के लोग, उसमें शुरुआत ही की गई है कि हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोगों के द्वारा ही वो प्राधिकृत है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट से गलत है। सेकेंड है कि भारतीय संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान है। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो प्रस्तावना से जो शुरुआत होने वाला पहला संविधान का निर्माण हुआ था वो यूएसए का है। ठीक है, यूएसए के संविधान में ऐसा प्रोविज़न पहली बार लाया गया था। उसके बाद भारत और कई देशों ने भी प्रस्तावना को जो है इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। थर्ड है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संविधान की व्याख्या में स्पष्टता प्रदान करती है। तो देखो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो केशवानंद भारती का जो मामला आया था 1973 में, तो उसमें कहा गया था कि संविधान जो है जो प्रस्तावना है संविधान का पार्ट है, और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जब तक ना बदले तब तक जो है इसका संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट केवल इसमें सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें कहा गया है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो मतलब क्या होगा। 359 की जो आर्टिकल 359 में जो प्रावधान किए गए हैं उससे क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें देखो देखो सी ऑप्शन सही है। सारे ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो हमारा डायरेक्टली सी ऑप्शन सही है, क्योंकि राष्ट्रपति को कुछ जो मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो मूल अधिकार होते हैं उसमें। ठीक है, तो यही इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है। और ये देखो ये कब होता है, 359 कब लागू होता है। तो देखो अगर ये 352 के तहत जब
आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, जैसे बाह्य युद्ध हुआ या मतलब कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, उसके अंतर्गत अगर जब लगाया जाता है, उस आधार पे इसमें जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करता है 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति, ठीक है, मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो हाल ही में सुर्खियों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट है। तो देखो इसका देखो बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि विभिन्न जो प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण जो होता है, उसी के संबंध में ये जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अंतर रोपण होता है, या जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, या किसी कोशिका को इस्टेब्लिश करना हो किसी दूसरे अंग में, तो उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। इसको अभी अभी जो है इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें कहा गया है कि भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है, तो ये गलत है। देखो इसमें परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में, भारतीय संविधान में मार्शल लॉ के प्रोविज़न बताए गए हैं, लेकिन उसका जो है परिभाषा उसकी नहीं दी गई है। जैसे कि जो अस्पृश्यता के बारे में जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि उसका भी कोई मतलब स्पष्ट परिभाषा नहीं संविधान में, लेकिन प्रोविज़न है उसके, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये देखो किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। जैसे कहीं किसी भी क्षेत्र में अशांति है, ज़्यादातर नागालैंड वाला ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये अशांति का माहौल रहता है, तो ज़्यादातर ये मार्शल लॉ वहाँ पे इम्पोज किए जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 56। तो इसमें भारत में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के दौरान अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी से संबंधित लोगों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि लोक नियोजन के लोगों में किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्रित करने के लिए राज्य बाध्य है। तो देखो ये पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब तक उसमें आंकड़े प्रस्तुत नहीं होंगे और जब तक पता नहीं चलेगा कि यहाँ जो उनकी जो संख्या होनी चाहिए एससी एसटी की उतनी नहीं है, तभी उनकी प्रोन्नति में जो है उनका प्रमोशन किया जाएगा उसके आधार पर, आरक्षण के आधार पर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है कि पदोन्नति संबंधी पदों में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है। तो देखो ये गलत है, केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व ये नहीं रखा गया है। ये जो आंकड़े होते हैं ये राज्य पर छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो ये राज्य का ये मामला हो जाता है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट वाला हमारा सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। और इसमें जो प्रोविज़न थे तो इसमें तो आपको पता ही था, जो एम नागराजन का मामला 2006 में आया था, तो उसमें ये पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई थी। और उसी के संबंध में 2018 में भी ये मामला आया, एक जर्नैल सिंह का केस आया 2018 में, उसमें भी पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई। और उसमें ये भी प्रोविज़न किया गया कि पदोन्नति तभी की जाएगी जब उसमें आंकड़े जो है पर्याप्त नहीं है, जब वहाँ पे मतलब वहाँ किसी की जनसंख्या मतलब ये एससी एसटी की अगर प्रतिनिधित्व कम है तो वहीं पदोन्नति की जाएगी। दूसरा एक क्लॉज ये जोड़ा गया कि क्रीमी लेयर को पहले उसमें स्पष्ट किया जाए, उसके आधार पे इसको आगे पदोन्नति की जाए। तो ये दो मामले आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मेंस में भी इसे कोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा 57 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1961 में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत में पहली बार प्रस्तुत किए गए थे। तो फर्स्ट है कि भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। तो जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1961 में, ये सही है स्टेटमेंट हमारा। सेकेंड है कि वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नाम निर्देशन
किया गया, मतलब उनको उसमें जगह दी गई भारतीयों को। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि पहली बार ऐसा ये मूवमेंट आया था जब भारतीयों को वहाँ जगह दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के राज्य सचिव का नया पद बनाया गया, तो ये गलत है स्टेटमेंट। देखो, जो राज्य सचिव का पद जो बनाया गया था, तो ये जो 1858 का एक्ट आया था, ठीक है, 1858 का एक्ट आया था, उसके अंतर्गत इस राज्य सचिव के पद का उत्सर्जन किया गया था, उसे बनाया गया था। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। और ये लॉर्ड कैनिंग उस समय लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे, उन्हीं के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब ये प्रोविजन इम्पोज किए गए थे। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। तो इसमें अगर भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें केवल देखो पहला स्टेटमेंट सही है, राज्य को शामिल किया गया है भारतीय संघ के बारे में जब बात की जाती है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया। और ये हमारा संघ राज्य क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होता है, और ऐसे भी राज्य जो भविष्य में भारत में अर्जित किए जाएं वो भी नहीं शामिल होते हैं। लेकिन अगर यहीं पे देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर भारतीय संघ की अभिव्यक्ति की बात की जाए तो केवल उसमें राज्य आता है, लेकिन यहीं पर अगर जो भारत का राज्य क्षेत्र की बात की जाए, ठीक है, भारत का अगर राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें राज्य भी आएगा, संघ राज्य क्षेत्र भी आएगा, और ऐसे राज्य जो भविष्य में भारत द्वारा अर्जित किए जाएं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो देखो, भारत का जो राज्य क्षेत्र का दायरा बहुत व्यापक है, ठीक है, लेकिन अगर भारतीय संघ की बात की जाए तो उसमें केवल राज्य शामिल होंगे। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं रहना है, इन्हीं चीज़ों में यूपीएससी फंसाता है हमको। ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। देखो, यही चीज़ें हम यहाँ सिखाएंगे कि आप कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएँ, वरना यहाँ कन्फ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट है हमारा 59। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को परिभाषित करने वाली विशेषता है। ठीक है। तो फर्स्ट है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट पृथक्करण है। तो देखो, न्यायपालिका के बारे में अगर बात की जाए तो सुस्पष्ट पृथक्करण मिलता है, लेकिन अगर विधायिका और कार्यपालिका में पृथक्करण की बात की जाए तो इसमें स्पष्ट जो है पृथक्करण का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि कार्यपालिका के मेंबर ही विधायिका के मेंबर ही कार्यपालिका में भी होते हैं। जो कैबिनेट होती है ये हमारी कार्यपालिका के अंतर्गत आती है, और जो विधायिका में होते हैं जैसे सांसद जो होते हैं या मंत्री जो उसमें बनाए जाते हैं सांसद, वही कार्यपालिका के पार्ट होते हैं। तो ये इसमें पृथक्करण नहीं है। ठीक है। सेकेंड है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना। तो ये देखो, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। थर्ड अगर बात की जाए तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो देखो, ये भी जो है आपका संसदीय प्रणाली को परिभाषित नहीं करता है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन तो फेडरलिज्म को दिखाता है, संघवाद को दिखाता है। ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि यह एक विधिक अधिकार है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसको जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसमें ये क्या किया गया कि इसको 300A में इसको जो है जगह दी, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये एक विधिक अधिकार है। ठीक है। तो हमारा जो है पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड अगर बात करें तो इसे संसद की एक साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। तो सही है स्टेटमेंट, इसे मतलब कोई एक्ट बना के इसको सीमित किया जा सकता है, इसका दायरा। ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो गया, फर्स्ट और सेकेंड सही है। थर्ड की बात की जाए तो उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति इसे प्रवर्तित कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो नहीं, ये देखो मामला जब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये 31 आर्टिकल 31 के अंतर्गत था, तब आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये जो आर्टिकल 32
है जो रिट्स के अंतर्गत, ये मामला अब नहीं आएगा। तो ये, लेकिन हाँ ये इतना ज़रूर है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपकी अगर संपत्ति से कोई मामला है, ठीक है, तो आप 226 जो हाई कोर्ट का आर्टिकल है उसके अंतर्गत आप जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन हाई कोर्ट में आप इसको मामले को उठा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 61। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे। तो फर्स्ट है कि स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की शक्तियां एक प्राधिकार का स्रोत लोग होंगे। तो देखो ये तो हमारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो स्रोत है वो भारत के लोग ही हैं, जो संविधान का स्रोत है, संविधान की शक्तियां हैं, ठीक है। और सेकंड है कि अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही, जो संविधान सभा का एक जो ऑब्जेक्ट था, मतलब उद्देश्य था, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल थी, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण एवं स्वेच्छापूर्वक योगदान करेगा। तो ये सारे इसके साथ साथ 18 या 19 पूरे ये उद्देश्य थे जो संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है। तो ये तीनों हमारे शामिल हैं, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रही भुगलोटी के संबंध में बताना है। तो देखो भुगलोटी के संबंध में अगर हम बात करें तो ये हमारा देखो सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति है। पादप प्रजाति मतलब क्या है कि ये एक लता है जो जमीन पर फैलती है, ठीक है। तो इसको, इस लता को कटहल के साथ, अगर कटहल के रस के साथ मिलाया जाए तो ये जो केसरिया रंग होता है इसका निर्माण होता है, और केसरिया रंग का निर्माण होता है, और इस केसरिया रंग से जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो अपने कपड़े रंगते हैं। तो इसीलिए ये न्यूज में था, और न्यूज में इसलिए आया क्योंकि ये असम वाले क्षेत्र में इसका विस्तार था। लेकिन अब क्या है, इसमें बहुत तेजी से ये मतलब डिक्लाइन हो रही है, मतलब समाप्त हो रही है, इसीलिए ये न्यूज में थी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा 63। तो इसमें कहा गया कि भारत की संविधान सभा के उद्देश्य थे। तो कौन कौन से उद्देश्य थे। तो फर्स्ट है कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, तो नहीं, देखो प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा निर्वाचित नहीं थी, तो ये गलत है। सेकेंड है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था जो ब्रिटिश राज्य थे उस समय, ठीक है, उनसे जो है अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 के जो प्रतिनिधित्व के आधार पर एक कैंडिडेट को चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट, ये भी हमारा सही है, क्योंकि नाम निर्दिष्ट तो जो रियासतें थी वहाँ से ये नाम निर्दिष्ट किए गए थे। तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 64। देखो कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 64। तो इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि क्या कारण है कि जीवंत दस्तावेज बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि भारतीय संविधान समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं, जब जिस लॉ की आवश्यकता होती है तो उस हिसाब से अमेंड करके बनाया जाता है। जैसे जीएसटी का रिफॉर्म लाया गया तो उसको अमेंड करके बनाया गया, बहुत से ऐसे नियम हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सेकेंड स्टेटमेंट की संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या पर्याप्त रूप से, दोनों के लिए व्याख्या हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि ये लचीलापन बनाता है दोनों को, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये जीवंत दस्तावेज के जो है आप विशेषताएं बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 65। तो इसमें कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि यह चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिदेशित हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। देखो यूपीएससी जो आयोग है इसका काम ये नहीं है, इसका केवल एग्ज़ाम कराता है और सिलेक्शन करता है यूपीएससी कैंडिडेट का, लेकिन जो वहाँ का जो कैडर का प्रबंधन करना, उनकी सेवाओं का वर्गीकरण करना, ये भारत सरकार के अंतर्गत जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है ये इसका निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट।
नेक्स्ट है सेकंड कि यह हमारी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है। तो देखो ये भी संसद को नहीं देता है, ये प्रेसिडेंट को देता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि इसकी अधिकारिता को संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। तो ये सही है, क्योंकि संसद के पास ये शक्ति है कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं उसके प्रोविज़न कर सकती हैं, और इसमें संशोधन या इसका विस्तार या इसकी शक्ति को कम कर सकती हैं, ये संसद के पास शक्ति है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 66 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जैसा कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से विशेषणों का प्रयोग भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए किया गया था। तो देखो इसको जो गणराज्य है, जो मूल संविधान को अंगीकृत किया गया उस समय की बात की जा रही, तो देखो उसमें समाजवादी जो वर्ड था नहीं शामिल था, ठीक है। संप्रभुता शामिल था वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट। पंथ निरपेक्ष भी शामिल नहीं था उस समय, ठीक है। लोकतांत्रिक शामिल था। तो हमारा 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। और जो ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द की अगर बात की जाए, तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसी के आधार पर 1976 में ये दोनों वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही हैं, और फर्स्ट एंड थर्ड गलत हैं, ठीक है। मूल संविधान की बात जो की जा रही है। नेक्स्ट है 67। तो इसमें कहा गया कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है। देखो इन चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे पूछ लिया है नीचे कि सही नहीं स्टेटमेंट बताना है कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जाता है, तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, क्योंकि राष्ट्रपति ये नहीं करता है, ये जो संसद के द्वारा इसका गठन किया जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए व 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण कर सकते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका ये प्रोविज़न होता है कि 62 वर्ष और 6 वर्ष जो भी पहले पूरा होगा उसके बाद उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो जो ये 67 में ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो इसमें देखो अगर बात की जाए तो देखो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा इसमें सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला गलत है। तो जो है ये थर्ड क्यों गलत है, क्योंकि इसमें देखो क्या है कि ये जो इनका जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है, तो जॉइंट जो मतलब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, इसका प्रतिवेदन जो है उनके राज्यपाल जो होते हैं, उनके संबंधित राज्यपाल द्वारा उसकी रिपोर्ट उनको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, राज्यपालों को। तो ये गलत हो गया, तो 1 और 3 गलत है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 64। तो इसमें भारत के सॉलिसिटर जनरल के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल पद का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, तो ये गलत है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है आर्टिकल 76 में, ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल की भूमिका महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को उसके आधिकारिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहायता करना है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं है, ये एक मतलब ऑर्डर के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है, ये सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये अटॉर्नी जनरल के कामों में सहायता करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है 69। तो इसमें कहा गया कि भारत के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले रखा था। तो देखो ये बी वाला ऑप्शन सही, जो M.N. रॉय के द्वारा ये सबसे पहले 1934 में इसका जो है 1934 में प्रोविज़न किया गया था, ये मतलब संविधान की बात की गई थी, ये विचार आया था उनके मन में, लेकिन 1935 में कांग्रेस ने यह आधिकारिक तौर पे कर दिया था, और 39 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जो है इसको आधिकारिक तौर पे मतलब एक संविधान होना चाहिए, जो संविधान भारत के द्वारा जो है भारत के लोगों के द्वारा निर्मित होना चाहिए, ना कि कोई बाहरी। तो इन चीज़ों का इन शब्दों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब यह इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। तो ये जो नाटो ट्रीटी है उसके अंतर्गत ये सिद्धांत शामिल है। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है कि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नाटो की जो स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की जो स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी जो रसिया और यूक्रेन की वार चल रही है तो उसमें नाटो का सदस्य बनने के लिए वो कह रहा था यूक्रेन, तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ में आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 71। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि आपातकाल के दौरान भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक स्वरूप में परिवर्तन जर्मनी के वीमार संविधान से लिया गया है। तो ये गलत है। देखो, ऐसा कोई प्रोविज़न की बात ही नहीं होगी। जब जैसे अगर आपातकाल लग गया तो वैसे भी उसमें जो सेंटर के पास पूरी पावर पहुंच जाती है, राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं उसमें रह जाता है। ठीक है। तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ठीक है। और सेकेंड है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो जर्मनी का वीमर संविधान है इससे लिया गया है। ठीक है, ना कि भारत की ये अनूठी परंपरा है। तो हमारा जो ये दोनों स्टेटमेंट हैं दोनों के दोनों गलत हैं इसमें। ठीक है। तो इसमें जो है हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ना तो एक ना तो दो। ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। तो इसमें कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इस प्रकार के परिवर्तनों का विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो देखो, राज्य के पुनर्गठन की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ पे देखो ये तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, क्योंकि उसमें देखो पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो राज्य का पुनर्गठन जब किया जाता है तो उसमें देखो संविधान संशोधन जो है साधारण बहुमत से होता है, यानी 1/3 मेजोरिटी के आधार पर कर दिया जाता है। तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र का एक विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल है। तो नहीं, ये गलत है। देखो, जब किसी विदेशी राज्य को देशी राज्य के किसी क्षेत्र को सौंपा जाता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। उसी के आधार पर हम अपने क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकते हैं, अपनी भूमि को, अपने क्षेत्र को। ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। और ये मामला आपको उसमें देखने को मिलेगा जब अभी पश्चिम बंगाल के साथ हमारे जो इश्यूज थे, कुछ उनके पार्ट हमारे अंदर आए थे, हमारा कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल को दिया गया, नहीं वो बांग्लादेश को दिया गया था। सॉरी, पश्चिम बंगाल तो अपना ही राज्य है, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, शायद 100 या 99 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, तो उसको देख लेना आप लोग। तो उसके अंतर्गत किया गया था। ठीक है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट हमारा। और थर्ड है कि राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में विशेष बहुमत से ही पारित किया जाएगा। तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो विशेष बहुमत की जो ज़रूरत नहीं है, यहाँ साधारण बहुमत से किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है, आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। तो हमारा 1 और 3 मतलब पहला स्टेटमेंट केवल इसमें सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। सेकेंड और थर्ड गलत हैं। नेक्स्ट है 73। तो इसमें कहा गया कि राज्यों के महाधिवक्ता के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही है स्टेटमेंट ये हमारा पहला। ठीक है। सेकेंड है कि राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट है कि उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये भी हमारा जो है स्टेटमेंट सही है।
ओ सॉरी 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 सॉरी, इसमें देखिए क्या है कि राज्यपाल के द्वारा जो राज्य का महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति की जाती है और इसे एक आर्टिकल 165 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। लेकिन इसकी उम्र जो बताई गई है ये 35 वर्ष, तो ये नहीं, इसके लिए जो है ये उम्र का कोई क्वालिफिकेशन उसमें उल्लेख नहीं है, ठीक है, जो आर्टिकल 165 है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा एक और दो, केवल एक और तीन स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 74। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो फर्स्ट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देखो यही एक ऐसी रिट है जिसके अंतर्गत जो निजी और सार्वजनिक दोनों के अंतर्गत इसको जो है जारी किया जा सकता है। लेकिन परमादेश और निषेध की जब बात आती है, प्रतिषेध की, तो इसमें क्या होता है कि ये जो केवल सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत ही जारी होती हैं। तो हमारा केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। ये भी कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 75। तो इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि जो अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद के पास है, न कि राज्य विधानसभाओं के पास। तो देखो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ये राज्य विधानसभाओं के पास नहीं है, ठीक है। संसद ही आर्टिकल 33 के अंतर्गत इस चीज़ को लॉ बना सकती है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियों को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये भी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये देखो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट रहता है, तो उससे अंतर्गत है, तो उसमें जो है ये इसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता मूल अधिकार के बेस पे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं उन्हीं के संबंध में ये आर्टिकल है 33, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियां केवल युद्ध कर्मियों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सम्मिलित करती हैं। तो नहीं, ये गलत है। इसमें युद्ध कर्मी और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को तो शामिल किया ही जाता है, साथ साथ इसमें जैसे नाई होते हैं, बढ़ई होते हैं, रसोइया होता है, चौकीदार होता है, दर्जी होता है, इनको भी इसी की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 76। तो इसमें कहा गया कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि वह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। तो सही है स्टेटमेंट। वह 5 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारण कर सकता है। तो गलत है ये 70 वर्ष का नहीं, ये 65 वर्ष तक की है इसकी आयु, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में कैग की अनुपस्थिति के दौरान उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर कैग अनुपस्थित है तो उसमें कोई वित्त मंत्री या कोई संसद का मंत्री उसका जो है प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है कैग के संबंध में, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें कहा गया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां को उचित माना जा सकता है। तो फर्स्ट है कि राज्य में कुशासन। तो देखो कुशासन का कोई इसकी कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई भी मापदंड नहीं है ये, ठीक है। सेकंड है कि राज्य द्वारा यदि विचार पूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है। तो देखो ये हो सकता है, क्योंकि अगर संविधान का हनन हो रहा है तो उस पर राष्ट्रपति लगाने में प्रेसिडेंट एक क्षण भी देरी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार के किसी भी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है। तो उसके आधार पर भी लगाया जा सकता है कि अगर राज्य ने किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा, बट जो है मतलब सेंटर ने कहा और स्टेट ने ऐसी उसे मानने से इनकार कर दिया, तो उस आधार पे भी लगाया जा सकता है। तो सेकेंड और थर्ड आधार पर्याप्त हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट है 78। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना।
तो देखो, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करना, ये भी अमेंडमेंट करके जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसी के आधार पर 1976 में इसको इम्पोज किया गया था। ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट हमारा। सेकेंड है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 61th, ठीक है, 1989 में इम्पोज किया गया था। उसके आधार पर 18 वर्ष को 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। और थर्ड है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उचित उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही किया गया था। इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, उसके आधार पर इसे इम्पोज किया गया था। ठीक है, इसे आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में इसे जो है इम्पोज किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में खगोलविदों ने अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की खोज की है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। मैग्नेटर्स का उत्सर्जन अत्यधिक रेखीय रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवृत्ति रेंज में दिखाई देती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। और इसमें ये अभी एक नवीन खोज की गई है, उसी के आधार पर ये पता चला है। और ये जो ये अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर है, इसकी अगर बात की जाए तो 13 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पे ये स्थित है वहाँ पे। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ में था, तो इसीलिए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना है। तो ये सही स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, और सेकेंड है कि न्यायिक समीक्षा करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और थर्ड है कि ये विपक्ष को सरकार की कार्यप्रणाली का प्रभाव डालने और नियंत्रण करने के संभव में बनाते हैं। तो मतलब ये बेसिकली ये है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, वो हमारी जो है अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं, जो सामाजिक आर्थिक है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा में ये उपयोगी होते हैं। और विपक्ष को सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी इसका हवाला दिया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 81। तो इसमें एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह, तो कौन कौन से इसके मापदंड हैं जिसके आधार पर वो अपनी नागरिकता खो सकता है। तो फर्स्ट है कि स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता अर्जित कर लेना, तो इसके आधार पर उसकी नागरिकता खो जाएगी। ठीक है, तो सही है स्टेटमेंट ये। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है कि युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि विरुद्ध तरीके से व्यापार या संचार करना, तो ये भी स्टेटमेंट है, इसके आधार पर भी नागरिकता खो सकती है। और थर्ड है कि कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता प्राप्त करना, मतलब चोरी छुपे किसी साक्ष्य को छुपा कर उस नागरिकता प्राप्त कर लेना, तो इसके आधार पर भी नागरिकता खो सकती है, मतलब उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है भारतीय संविधान के द्वारा। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 42। तो इसमें तख्त यानी सिंहासन सिखों के लिए स्थायी प्राधिकरण का स्थान है। इस संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं, जो कि पंजाब में स्थित हैं। तो देखो, तख्त तो 5 हैं, लेकिन पंजाब में पूरे नहीं हैं। पंजाब में आपको 3 तख्त मिलेंगे। ठीक है, पंजाब में केवल 3 तख्त हैं। कौन कौन से? तो पहला अकाल हो गया, अकाल तख्त, फिर दमदमा साहिब और केसरगढ़ साहिब अकाल। तो दमदमा, अकाल, केसरगढ़, तो ये 3 आपको तख्त देखने को मिलेंगे। लेकिन जो 2 अन्य तख्त हैं, ये बिहार में हैं, आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। तो
इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकेंड है कि 4 तख्त गुरु गोविंद से संबद्ध है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि गुरु गोविंद से 4 तख्त संबंधित हैं। और थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है कि शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबंध कमेटी सभी तख्तों के लिए जत्थे की नियुक्ति करती है, तो नहीं, ये इसमें जो जत्थों की नियुक्ति करती है ये 3 जो पंजाब में है इसी के द्वारा इसी के लिए करती है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 83, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर है। तो फर्स्ट है कि नागरिकता की समाप्ति। तो देखो, अगर नागरिकता की समाप्ति की जहाँ बात की जाएगी तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये 368 के जो है ये नागरिकता की परिधि से बाहर है, ठीक है। क्योंकि ये जो है 368 के अंतर्गत नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो संशोधन किया जाता है वो ऐसे नॉर्मल किया जाता है 1/3 मेजोरिटी के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत मतलब सही हो गया। और ये राज्य में विधान परिषदों का निर्माण, तो इसमें भी 179 के अंतर्गत साधारण बहुमत से कर दिया जाता है, तो ये भी हमारा 368 के अंतर्गत जो है नहीं आता है, इससे बाहर आता है। लेकिन ये थर्ड स्टेटमेंट जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। अगर किसी भी डीपीएसपी में आपको संशोधन करना है तो ये इसी के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 368 के अंतर्गत, ठीक है। ये बाहर नहीं है उससे, और ये स्पेशल मेजोरिटी से इसमें संशोधन किया जाता है। तो ये गलत हो गया थर्ड वाला, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 84 क्वेश्चन नंबर। तो कहा गया कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। तो फर्स्ट है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता हो। सेकेंड, तो ये तो हमारा सही है, महान्यायवादी अगर उसे नियुक्त होना है तो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो सके, ठीक है, ऐसी क्वालिफिकेशन चाहिए। सेकेंड है कि वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद अवधारित करे, तो नहीं, ये संसद का नहीं, ये प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट इसकी जो नियुक्ति के समय इसके लिए वेतन और भत्ते निर्धारित करेगा वही इसको प्राप्त होंगे, ठीक है। संसद का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। और थर्ड है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उनकी संयुक्त बैठक में भाग लेता है। तो इसमें अगर देखो तो ये संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई और उसकी संयुक्त बैठक में भाग भी ले सकता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ये सही है, लेकिन इसमें जब मतदान की बात आती है तो ये मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसमें लिखा नहीं हुआ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे पूछ ली जाती है। तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(2) 19 क्लॉज 2 में जो प्रावधान किए गए हैं उसके संबंध में युक्त निर्बंध हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें। तो गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना, तो ये इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं इस पे हैं। और हथियार उठाने के लिए भाषण देना, इसको भी शामिल किया गया है। और भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करता है, तो ये नहीं, इसको शामिल नहीं किया गया है। ये देखो लोकसभा के अपने नियम बुक होती है, उसके अंतर्गत उसमें इम्पोज किए जाते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष का मामला होता है, उससे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। न्यायालय की अवमानना करना, तो इसको भी शामिल किया गया है इसमें। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 86। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से निदेशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो फर्स्ट है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। तो देखो, ये गांधीवादी से संबंधित नहीं है, ये आपको समाजवादी से संबंधित है, ठीक है। सेकेंड है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, तो ये भी गांधीवादी से संबंधित नहीं है, ये भी सोशलिज्म यानी समाजवाद से संबंधित है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, गलत है स्टेटमेंट। और थर्ड है कि ग्राम पंचायतों के गठन करना, उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार
प्रदान करना। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, ये गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत है और ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि डीपीएसपी जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट सही है इसमें, तो बी वाला ऑप्शन केवल सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। तो इसमें कहा गया कि निवारक निरोध कानून के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। यानी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण उपलब्ध हैं। तो फर्स्ट है कि निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वह जनहित के विरुद्ध हो। तो नहीं, ये ऐसा नहीं है, अगर जनहित के विरुद्ध है तो उसे सूचित नहीं किया जाएगा। सेकेंड है कि निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे के निरोध को प्राधिकृत ना करे। तो नहीं, ये देखो 24 घंटे के अंदर इसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। उसके बाद जो है इसे 3 महीने तक अगर इस पे जो लगाए गए इल्ज़ाम हैं, जो का अपराध लगाया गया जिसके लिए उसको निरुद्ध किया गया है, तो उसके अधिकार पर 3 महीने के लिए उसको जो है अपने पास रख सकती है। और एक्स्ट्रा टाइम अगर बढ़ाना हो तो एक जजेस कमेटी डिसाइड करती है कि कितने दिन तक आगे बढ़ाना है उसको। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है सेकेंड भी। और थर्ड है कि निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, ये है मतलब ये कर सकता है वो, तो ये हमारा बचाव का एक उपाय रहता है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही, तो ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो नहीं, ये संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट के द्वारा ही इम्पोज किया जाता है और उसके द्वारा ही हटाया जाता है। नेक्स्ट है कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। तो ये जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि जो है ये राष्ट्रपति की संसद की शक्ति को सीमित करता है। तो जो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, ये बताइए राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है, और जो वित्तीय आपात लगाया जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, और जो राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रीय आपात है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है। तो ये जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अभी आपकी तैयार होगी और आप देखते हैं किसको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 89। तो इसमें संविधान सभा के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह पूरी तरह संप्रभु निकाय थी, तो सही है स्टेटमेंट। सेकेंड है कि यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी या बदल सकती थी। तो ये भी हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये सारे ब्रिटिश कानूनों में बदलाव कर सकती थी, उसे ख़त्म कर सकती थी। ठीक है, थर्ड है हमारा कि रियासतें कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई। तो नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि रियासतें भी धीरे धीरे करके संविधान सभा में शामिल हो गई थी। ठीक है, कुछ रियासतों को छोड़ के, जैसे हैदराबाद और जूनागढ़, तो ये और जम्मू कश्मीर तो अलग ही हो गया था, तो ये इनको छोड़ के। ठीक है, तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 90 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित कर दिया, तो हमारा ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है कि इसने उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका शुरू की, तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट। थर्ड है कि इसने राज्यों को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया, तो ये भी हमारा, क्योंकि स्वायत्तता दी थी राज्यों को, तो ये भी हमारा जो है। और इसी जो आर्टिकल में आपको इसी अधिनियम में उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसी के संबंध में, तो ये सही है। डी है कि इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया, तो इसमें गलत देखो है।
देखो पहली बार जो पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, तो जो ये अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1909 आया था, उसमें मुस्लिमों के लिए पहली बार इम्पोज किया गया था, लेकिन 1919 में सिख आंग्ल समुदाय को जो है आगे इसका विस्तार किया गया था। ठीक है, तो मुस्लिम को पहले ही दे चुके थे, तो ये गलत हो गया इस हमारा। तो यही डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यही गलत हमारा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है 91। तो इसमें कहा गया है कि उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वे श्री वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। वे वेदांत की विशिष्ट द्वैत उपभाषा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भाष्य जैसे प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की है। तो किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया ऊपर है, तो वो बताना है। तो इसमें देखो ये रामानुजाचार्य के बारे में बात की जा रही है, श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये विशिष्ट द्वैतवाद की उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। तो इसमें कहा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि भारत के नागरिक संघ एवं राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। तो नहीं, ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इसमें संघ और राज्य के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें देखो केवल ये संघ के प्रति होते हैं, ना कि राज्य के प्रति। ठीक है, यानी सेंटर के प्रति, एक ही के प्रति होते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। और सेकंड है कि भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के पात्र होते। तो नहीं, अगर कोई विदेशी भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो राष्ट्रपति का दावेदार हो जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 93 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ये सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामले में उत्पन्न हुआ था। सेकंड है कि यह भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को कमजोर करता है। तो नहीं, देखो ये केशवानंद भारती के मामले में पहली बार उत्पन्न हुआ था 1973 में। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का फार्मूला लाया गया था, और ये जो भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन को मजबूत करता है, ना कि कमजोर करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड हमारा गलत है। नेक्स्ट है 94। तो अनुच्छेद 20 के संबंध में बताना है, जो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण की बात करता है, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि दीवानी और फौजदारी मामलों में कोई पूर्व पद प्रभाव कानून अधिनियमित नहीं किया जाएगा। सेकेंड है कि स्व अभिशंसन में सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा मिलती है। और किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में दोहरी क्षति से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग में कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए। देखो ये एक्स फैक्टो के संबंध में जो बताए गए दोष सिद्धि के संबंध में, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और स्व अभिशंसन में सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त नमूने को देने में सुरक्षा शामिल है, तो ये भी गलत है। और अगर हम बात करें पहला स्टेटमेंट, तो ये भी गलत है, क्योंकि फौजदारी के मामलों में पूर्व प्रभाव से अधिनियमित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। देखो कानूनी मामलों में पूर्व पद प्रभाव कानून यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज नहीं बनाए जा सकते हैं जो आपराधिक मामले हैं, लेकिन दीवानी मामले में ये किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कर के मामले में जो गार लाया गया था, आप लोगों को याद होगा इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, जो गार लाया गया था अधिनियम, वो जो है पूर्व प्रभावी लाया गया था, जो हच और वोडाफोन का जो मामला हुआ था उसमें जब उसको खरीदा और बेचा गया था। ठीक है, तो उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत टाइम लग जाएगा। तो कभी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मौका मिला तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं इस संबंध में, तो हमारा डी वाला सही है, कोई भी नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 95। तो इसमें संविधान वाद सीमित सरकार का दर्शन है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस दर्शन को परिवर्तनीय बनाती है। तो फर्स्ट है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो इसमें देखो पहला स्टेटमेंट सही है, जो हमारा जो मूल अधिकार है इसी के संबंध में ये हमारे जो संविधानवाद सीमित सरकार का दर्शन है। ठीक है, क्योंकि ये सरकार पर सीमाएं लगाता है और नागरिकों के जो अधिकारों को बढ़ाता है। ठीक है, बाकी ये जितने दोनों स्टेटमेंट है ये संविधान जो
आप ये कह लो कि ये स्टेट के फेवर में रहते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो जो इसमें ये स्टेटमेंट कहा गया, पहला वाला स्टेटमेंट, तो देखो ये इसमें सही नहीं है, क्योंकि स्वतः निलंबित नहीं होते। इसमें जो आर्टिकल 358 के अंतर्गत इनका निलंबन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। सेकेंड है कि राष्ट्रपति मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, और ये आर्टिकल 359 के अंतर्गत कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। थर्ड है कि अनुच्छेद 21-22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि 21-22 नहीं है, ये 20 और 21 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट केवल सही है, तो बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो है फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में बताए गए हैं, तो उनका आर्टिकल्स बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत किया गया है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और इसका अमेंडमेंट करके ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में हुआ था, उसके आधार पर किया गया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है कि यह संविधान के द्वारा भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों के लिए उपबंधित रक्षा उपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच करता। तो नहीं, इसमें देखो धार्मिक जो है ये अल्पसंख्यकों की बात नहीं की गई, इसमें भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की बात की गई है, ठीक है। और ये भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण इसमें प्राप्त है, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत है, फर्स्ट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। तो इसमें सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो सही है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बनाया जा सकता है लॉज के आधार पर, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अपनाना, तो ये भी किया जा सकता है डीपीएसपी के अंतर्गत लॉज बना के। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसको भी, क्योंकि देखो ये जो कल्याणकारी राज्य को दर्शाते हैं डीपीएसपी, इसी के अंतर्गत जितनी योजनाएं लॉन्च होती हैं, कोई दंड बनाया जाता है, कोई सहायता दी जाती है वंचित वर्गों को, तो इसी के अंतर्गत होती है, ठीक है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, तो इसको भी इसी के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो डीपीएसपी के अंतर्गत, तो चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 99 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल है, तो कौन कौन से इसमें शामिल हैं। तो इसका देखो बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। और नीति आयोग में देखो क्या है कि इसमें देखो एक तो रिसर्च विंग होती है, ठीक है, एक रिसर्च विंग देखने को मिलेगी, और एक ये आपकी जो टीम इंडिया विंग होती है, ठीक है, टीम इंडिया विंग हो गई। और एक विंग और होती है जो कंसल्टेंसी विंग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये 3 विंग जो है नीति आयोग के अंतर्गत काम करती हैं, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट है। इसमें भारतीय संविधान के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी किसकी गारंटी देता है। भारतीय संविधान जो है नागरिकों को निम्नलिखित में से किसकी गारंटी, यानी किन की गारंटी देता है। तो फर्स्ट है प्रतिष्ठा की समानता, तो इसकी गारंटी देता है। अवसरों की समानता, इसकी भी गारंटी देता है। परिणामों की समानता, तो नहीं, परिणामों की समानता का जो है उल्लेख नहीं, इसकी गारंटी नहीं देता है। विधि के समक्ष समानता, तो इनकी भी गारंटी देता है, और ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। तो 1,
2 और 4 स्टेटमेंट सही है, तो 1, 2 और 4, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर दीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, और लोगों को भी अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं आगे भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।